स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से ज्ञान सरोवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज सरफेस केमिस्ट्री का जो बचा हुआ पार्ट है उसको लेकर आए हैं क्लास नंबर 6 से ये। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम उत्प्रेरण यानी कि एंजाइम कैटलिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एंजाइम क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि एंजाइम जो है ये प्रोटीन का जटिल अणु है। एंजाइम प्रोटीन का जटिल अणु है और ये काम करता है उत्प्रेरक का यानी कि कैटलिस्ट का काम करता है। हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शन होते हैं यानी कि जो भी जैव रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उन अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का काम, इन अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का काम एंजाइम करता है। तो डेफिनेशन इन सब को मिलाकर लिखा जाएगा। डेफिनेशन लिखेंगे कि एंजाइम प्रोटीन के जटिल अणु हैं जटिल अणु हैं जो जीवित कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। उत्प्रेरण के ऐसे काम को एंजाइम के ऐसे काम को या एंजाइम के इस कार्य को एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। Enzyme is a complex molecule of protein which is used as catalyst in biochemical reaction in a living cell. Process of enzyme is called enzyme catalysis. अब हम लोग कुछ ऐसे एंजाइम का नाम देखेंगे जो बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम कर रहा हो, वैसा वाला। ठीक है, एक दो एग्जांपल देख लेंगे। जैसे में कि स्टार्च को, हमारे बॉडी में स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए जिस एंजाइम का ज़रूरत पड़ता है एज कैटलिस्ट, उसका नाम है डायस्टेस। इसका नाम है डायस्टेस, यानी कि डायस्टेस एक एंजाइम है जो काम करता है एज कैटलिस्ट। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, माल्टोज को, स्टार्च से माल्टोज डायस्टेस, और माल्टोज को अगर चेंज करना हो ग्लूकोज में, हमारे बॉडी में माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए जिस एंजाइम का यूज करते हैं उसको हम लोग माल्टेस कहते हैं, माल्टेस। थर्ड, ग्लूकोज जब टूटता है तो एथेनॉल यानी कि C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।
और इसमें जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है वो होता है जाइमेस। तो जाइमेस भी एक एंजाइम कैटलिस्ट है। फोर्थ एग्जांपल, यूरिया को, हमारी बॉडी में यूरिया को अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है यूरिएस नामक एंजाइम का यूज होता है। इसी प्रकार शुगर को यानी चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है इन्वर्टेस का यूज होता है। एंड लास्ट, दूध को दही में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिली। तो ये कुछ एग्जांपल हैं एंजाइम कैटलिस्ट के, और ये डेफिनेशन है एंजाइम कैटलिसिस का इन इंग्लिश, एंड ये डेफिनेशन है एंजाइम उत्प्रेरण का इन हिंदी। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो हम लोग इन तीनों में डिफरेंस इस हेडिंग में देखेंगे। तो हम एक तरफ बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन का यानी कि वास्तविक विलयन का, दूसरा कोलाइडल विलयन का यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन का, एंड थर्ड निलंबन का यानी कि सस्पेंशन का। इस टॉपिक से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए केवल इसका जो मेन फैक्ट है हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा इसके ऊपर थ्योरी पर बिलीव नहीं करना है। सबसे पहला बात यह है कि वास्तविक विलयन वो होता है जो अच्छे से एक दूसरे में घुल जाए। कोलाइडल में घुले लेकिन दिखाई दे कि हाँ दो चीज़ घुला हुआ है, और निलंबन में बिल्कुल नहीं घुले, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात ये होगा कि इस वाले में ट्रू सॉल्यूशन में जो विलय के कण होंगे यानी कि पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट होंगे, तो उस पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट का जो साइज है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम रहता है, यानी कि इससे कम रहता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम रहता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में विलय के कण का जो आकार होगा, जो डायमीटर होगा, वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच रहता है। 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच रहता है। और निलंबन में विलय के कण का जो आकार होगा वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट यानी कि विलय के कण का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम तो वास्तविक विलयन, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच कोलाइडल सॉल्यूशन, और 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा तो निलंबन। ये था डिफरेंस नंबर पहला। सेकंड, वास्तविक विलयन के किसी भी कण को यानी कि पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी सी इन एनी स्टेट, यानी किसी भी अवस्था में इसको हम देख नहीं सकते हैं, यानी ये हर अवस्था में अदृश्य होते हैं, इनविजिबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन आर इनविजिबल इन ऑल स्टेट। कोलाइडल वाले पार्टिकल भी इनविजिबल होते हैं, लेकिन चूँकि इनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं, यानी कि लाइट का स्कैटर कर देते हैं। हिंदी की बात करें तो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। तो इसके कणों से होने वाले प्रकाश के प्रकीर्णन को देखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि हैं तो ये अदृश्य, लेकिन ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं इस प्रकीर्णन को देखा जा सकता है, ठीक है। और निलंबन को नग्न आँखों से या साधारण सूक्ष्मदर्शी से
साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सी विथ नेक्ड आई और सिंपल माइक्रोस्कोप। ये था डिफरेंस नंबर 2। तो पहला डिफरेंस था कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उसका पार्टिकुलर सॉल्यूट 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसका 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है और सस्पेंशन का 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। सेकंड डिफरेंस ये है कि पार्टिकल ऑफ रियल सॉल्यूशन इज़ इनविजिबल इन ऑल स्टेट्स, हर अवस्था में अदृश्य होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनसे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिसको हम देख सकते हैं, और निलंबन के कणों को नग्न आँखों से या साधारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है। ये था डिफरेंस नंबर 2। अब हम इससे आगे बात करेंगे। अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करेंगे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का प्रोसेस किस में होगा? रियल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, कोलाइडल में होता है और सस्पेंशन में भी नहीं होता है। यानी कि अगर हम बात करें स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन केवल और केवल किस में होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन में। ना रियल सॉल्यूशन में होगा और ना सस्पेंशन में होगा, यानी कि वास्तविक विलयन में भी नहीं होगा और निलंबन में भी नहीं होगा। ये था 3 डिफरेंस। मेरे ख्याल से इतना डिफरेंस काफ़ी है इस हेडिंग के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर, और अगला हमारा जो हेडिंग होगा वो होना है, नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग होना है वो हो जाएगा आपका लायोफिलिक और लायोफोबिक एंड लायोफोबिक सॉल्यूशन। लायोफिलिक को हिंदी में कहा जाता है द्रव स्नेही। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी विलयन। तो अभी अगले हेडिंग में हम इसको पढ़ने वाले हैं, और ये पढ़ने के लिए थोड़ा आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। तब तक के लिए धन्यवाद।